नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? हमें उम्मीद है कि आप बेहतर होंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार स्पेशल यानी कि टॉप 2000 जो प्रश्नों का संग्रह कंप्लीट करवा रहे हैं, ठीक है ना? उसी संग्रह का आज का जो है वीडियो नंबर कितना है? पार्ट 19 नंबर है। यानी कि पार्ट 19 नंबर वीडियो आज के इस वीडियो में कंप्लीट करवाने वाले हैं। पार्ट 18 तक जो है हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट के माध्यम से बना दिया गया है। आप आराम से जाके उसको कंप्लीट कर सकते हैं। दोस्त एक और चीज़ बता देना चाहते हैं, आप बिहार के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है ना? ये बीपीएससी हो या फिर बिहार एसआई हो या फिर बिहार एसएससी हो या फिर राज्य स्तरीय कोई भी एग्ज़ाम हो, ठीक है ना? यह सीरीज़ और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी कंप्लीट करवाया जाएगा। उसके बाद से बिहार में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, पूछा हुआ जितने भी सवाल है पी बाई क्यू सब के सब इसमें इंक्लूड करवाया जाएगा। बस आपको कुछ करना नहीं है, बस वीडियो को ना दोस्त एंड तक देखना है। क्या करना है? एंड तक आपको वीडियो को देखना है। तभी आपको मालूम चलेगा कि ये क्वेश्चन आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना? तो चलिए हम बिना समय गवाए आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले बता देना चाहते हैं कि ये जो क्वेश्चन होगा आपको 100% एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न ही कंप्लीट करवाया जाएगा। ठीक है ना? साथ ही साथ क्या होगा कि प्रत्येक प्रश्न का ना 360 डिग्री एनालाइज कंप्लीट करवाया जाएगा। तो बस वीडियो को आपको एंड तक देखना है और हाँ, कमेंट सेक्शन में आपको ये बताना है कि आपको वीडियो कौन-सा बेहतर लगा है पूरे प्लेलिस्ट में। ठीक है ना? तो चलिए हम बिना समय गवाए आज का जो है पहला सवाल शुरू करते हैं। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, ये सवाल जो है पी बाई क्यू है यानी कि पूछा हुआ सवाल है। इसीलिए इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है? 181 नंबर सवाल है। बोल रहा है कि निम्नलिखित झीलों में से, ठीक है ना? निम्नलिखित झीलों में से कौन-सी जो है बिहार में स्थित है? ठीक है ना? ऑप्शन नंबर ए है अनुपम झील या फिर ऑप्शन नंबर बी है सांभर झील या फिर ऑप्शन नंबर सी है सुखना झील या फिर ऑप्शन नंबर डी है कामा झील। और बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दोस्त कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आराम से अपनी राय दे सकते हैं। जो भी आपका आंसर सही होगा, आराम से अपना कमेंट बॉक्स में राय दे सकते हैं। ठीक है ना दोस्त? तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि अनुपम झील। देखिए, ये जो अनुपम झील है ना, ये हमारे बिहार में स्थित है और बिहार में कहाँ पर स्थित है? तो ये कैमूर में स्थित है। ठीक है ना? तो चलिए हम इसका डिटेल्स में देख लेते हैं ताकि आपको सारी चीज़ें कन्फर्म हो जाए। ठीक है ना? तो देखिए, ये जो है अनुपम झील, ध्यान से देखिएगा, ये अनुपम झील जो है, ये अनुपम झील बिहार में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? बिहार में स्थित है और वो भी बिहार में कहाँ पर? तो ध्यान से देखिएगा, यह बिहार राज्य की एक प्रमुख झील है। जो बिहार के कैमूर जिले के भभुआ शहर के समीप, ठीक है ना, कैमूर वन्यजीव अभयारण्य में स्थित है। कहाँ पर है? कैमूर वन्यजीव अभयारण्य में स्थित है। बात करते हैं कि यह झील जो है अपने स्वच्छ जल और प्राकृतिक वनस्पति और मनमोहक दृश्य के लिए पर्यटकों के लिए आकर्षक का केंद्र है। अब हम चलते हैं मैप के माध्यम से समझ लेते हैं। देखिए, ये जो है हमेशा हम आपको मैप के माध्यम से बहुत सारी चीजें समझाते हैं, ठीक है ना? उसी प्रकार से आज भी हम आपको मैप के माध्यम से सारी चीज़ें समझाएँगे। देखिए, ये बिहार हो गया और बिहार के बीचों-बीच ना ये गंगा नदी निकलती है, ठीक है ना दोस्त? और बीचों-बीच जब गंगा नदी निकलती है, तो ये ऊपर वाला जो एरिया हो गया, ये क्या है? उत्तर बिहार और नीचे वाला जो है एरिया, ये दक्षिण बिहार है, ठीक है ना? बात करते हैं ये कैमूर कहाँ है? तो ये देखिए, ये जो कोना वाला एरिया है ना, कॉर्नर वाला एरिया, ये जो कैमूर वाला एरिया है, ठीक है ना? यही कैमूर है और जस्ट इसके बगल में ना रोहतास है, ठीक है ना? तो जो ये कैमूर वाला एरिया है ना, यहीं पर है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? कैमूर तो जिला है, लेकिन मुख्यालय कहाँ पर है? भभुआ है। भभुआ में जो है ना कैमूर वन्यजीव अभयारण्य जो कि इसी की बात कर रहा वहीं पर है जो क्या है अनुपम झील स्थित है। समझ में आएगा ना? हम थ्योरी के माध्यम से भी बता दे रहे हैं और आपको मैप के माध्यम से बता दे रहे हैं। तो बस वीडियो को ना ध्यान से देखते हुए चलना है, आपको मजा आ जाएगा क्वेश्चन समझने में, ठीक है ना? अब हम चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। ध्यान से बस वीडियो को आपको देखते हुए चलना है, ठीक है ना दोस्त? बात करते हैं 182 नंबर सवाल, ठीक है ना? बोल रहा है कि जयप्रकाश नारायण जो थे, आखिर ये किस नाम से पहचाने जाते थे? देखिए, बहुत सारे वीडियो में हम आपको कंप्लीट भी करवाए हैं। आखिर ये किन नामों से पहचाने जाते थे? ऑप्शन नंबर ए लोकमान्य के नाम से जाने जाते थे या फिर ऑप्शन नंबर बी है लोकनायक भी कहा जाता था या फिर ऑप्शन नंबर सी है लोकहितवादी बोला जाता था या फिर ऑप्शन नंबर डी है लोक नेता बोला जाता था। अब बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, जयप्रकाश नारायण जी को हमने आपको इमेज के थ्रू भी बता दिया था कि कहीं भी आपको दिक्कत ना हो, ठीक है ना? बहुत सारे वीडियो में आपको इनके नाम से परिचय करवाए हैं, ठीक है ना? तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि जेपी नारायण यानी कि जयप्रकाश नारायण को लोक नायक के नाम से भी जाना जाता था। समझ में आ गया ना? इसको आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। ये क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा वीवीआई है। ये तो क्वेश्चन पूछा हुआ है और आने वाले बिहार के एग्ज़ामों में बार-बार ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है ना दोस्त?
तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे, लेकिन इससे पहले थोड़ा-सा और भी डिटेल्स देख लेते हैं इस प्रश्न का। ठीक है ना? तो देखिए, ध्यान से देखिए, जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से भी पहचाने जाते हैं। यह प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी एवं समाज सेवक थे। क्या थे? समाज सेवक थे। इन्होंने संपूर्ण क्रांति नामक आंदोलन चलाया था। इन्होंने समाज सेवा के लिए 1965 में मैग्सेसे पुरस्कार से प्रदान किया गया था। बात करें कि जबकि 1999 में इन्हें क्या हुआ? मरणोपरांत यानी कि मरने के बाद भी इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अब इन्हीं से समझ सकते हैं ये कितने महान व्यक्ति थे। ठीक है ना? अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे, क्योंकि आपको हर एक प्रश्न प्रश्न ना आपको पॉइंट टू पॉइंट कंप्लीट करवाते जा रहा है कि नहीं? अगर वीडियो आपको दोस्त थोड़ा-सा भी ना हेल्पफुल लग रहा है ना, तो दिल से एक लाइक करना, ठीक है ना? दिल से लाइक करके ज़रूर जाइएगा, और हाँ, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ठीक है ना? ये हमारे लिए थोड़ी-सी दुःख की बात है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, ठीक है ना दोस्त? अब हम चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे, ठीक है ना? अगला प्रश्न है, ऐसे प्रश्न घबराना नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है और आने वाले बीपीएससी हो गए या फिर बिहार के बहुत सारे एग्जामों में ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है, तो बस बारीकी से समझना है, ठीक है ना दोस्त? 183 नंबर सवाल है, ठीक है? बोल रहा है कि इनमें से कौन जो थे वो बिहार के किसान नेता थे, ठीक है ना? अब ठीक है, 3 दिया है, पहला दिया है स्वामी विद्यानंद जी थे, दूसरा दिया है स्वामी सहजानंद जी थे, या फिर तीसरा दिया है सरदार सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अब बताइए इसका सही आंसर क्या था? ठीक है ना? किसान नेता के नाम से भी जाना जाता थे। कौन थे? तो देखिए, स्वामी विद्यानंद जी थे, ये भी किसान नेता के नाम से जाने जाते थे। बात करें स्वामी सहजानंद जी, ये भी किसान नेता के नाम से जाने जाते थे। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये व्यक्ति किसान नेता के नाम से नहीं जाने जाते थे। यानी कि हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1 तथा 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना दोस्त? ये क्वेश्चन ना बारीकी से जब आप देखिएगा ना, तो आपको यूँ ही समझ में आ जाएगा। आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना? और सफलता एकेडमी ना जब तक आपके साथ है, बिहार के किसी भी एग्जाम में अगर बिहार स्पेशल से कोई भी क्वेश्चन आए, आप यूं ही चुटकियों में बना के आइएगा। ठीक है ना? हमारा वादा है। बस आपको प्लेलिस्ट पूरा कंप्लीट करना है। जितना वीडियो हम कंप्लीट करवा रहे हैं उसको बेहतरीन तरीका से और ढंग से कंप्लीट करना है। ठीक है ना? लेकिन चलिए हम इसका 183 नंबर का डिटेल्स में देख लेते हैं एनालाइज। ठीक है? देखिए, इसका एनालाइज क्या है कि स्वामी विद्यानंद एवं स्वामी सहजानंद बिहार के प्रसिद्ध किसान नेता थे। ठीक है ना? स्वामी विद्यानंद जी थे 1919 से 1920 में दरभंगा किसान आंदोलन के प्रमुख नेता भी थे। इन्होंने बिहार के दरभंगा जिला में किसानों के शोषण के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था। समझ में आ गया ना? तो ये दोनों जो व्यक्ति थे ये किसान नेता के रूप में जाने जाते थे। इसको आप जरूर याद रखिएगा। कौन कौन? स्वामी विद्यानंद जी थे और स्वामी सहजानंद जी थे। ठीक है ना? अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है? ये प्रश्न जो 184 नंबर है, इसमें बोल रहा है कि ये जो रिक्त स्थान है, ये रिक्त स्थान है, इसको पूर्ति करना है। ठीक है ना? अब रिक्त स्थान में क्या भरना है? तो बोल रहा है कि डॉट 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 में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा किया गया था। अब कौन सा वक्त में किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए 1885 ईस्वी में किया गया था, या फिर ऑप्शन नंबर बी 1886 में किया गया था, या फिर ऑप्शन नंबर सी 1889 ईस्वी में किया गया था, या फिर ऑप्शन नंबर डी 1900 ईस्वी में किया गया था। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, पिछले वीडियो में आपके क्वेश्चन कंप्लीट करवाए थे, लेकिन आपको याद नहीं होगा, तो फिर से बता देना चाहते हैं कि ये जो बंगाल और बिहार में भूमि किराएदारों का अधिकार का नियम था, ये कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर यानी कि 1885 ईस्वी में किया गया था। ठीक है ना? इस अधिनियम के द्वारा ना बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा मतलब बंगाल और बिहार के भूमि में ना जो किराएदारों का अधिकार था वो 1885 में कर दिया गया था। यानी कि उनको भी हकदार था, किराएदार को भी, कि आवाज उठाने का। ठीक है ना? जो भी उन पे शोषण करता हो। ठीक है ना? तो 1885 इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसका डिटेल्स में देख लेते हैं, ताकि बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ जाए। देखिए, 1885 ईस्वी में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम 1885 द्वारा मान्यता दी गई है। ठीक है ना? इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या था? जमींदारी उत्पीड़न से किराएदारों की रक्षा करना था। समझ में आ गया ना? यही हम आपको बता रहे थे। तो क्वेश्चन को जब तक आप समझिएगा नहीं ना, तब तक आपको सही तरीके से आंसर नहीं दे पाइएगा। तो क्वेश्चन के कंसेप्ट को समझना है, उसके बाद जाके आंसर को टिक लगाना है। ठीक है ना दोस्त? अब हम चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। तो देखिए, अगला ना प्रश्न क्या है? 185 नंबर सवाल है। सवाल काफी बेहतरीन है और क्वेश्चन जो है ये काफी ज्यादा वीवीआई है। ठीक है ना? बोल रहा है कि हजारीबाग में
बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ था, यानी कि कब हुआ था 16वां अधिवेशन? कहाँ पे? बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस, कहाँ पे? हजारीबाग में। ऑप्शन नंबर ए 1921 में हुआ था, या फिर ऑप्शन नंबर बी है 1922 में हुआ था, या फिर ऑप्शन नंबर सी है 1923 में हुआ था, या फिर ऑप्शन नंबर डी है 1924 में हुआ था। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, तो दोस्त कमेंट बॉक्स खुला हुआ है ना, आप आराम से कमेंट बॉक्स में अपना जवाब दे सकते हैं। अपनी राय रखिए, वीडियो से संबंधित कोई भी राय हो, आराम से कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, दिल से बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा है, ठीक है ना? और कौन-सा क्वेश्चन आपने सही तरीके से, बेहतरीन तरीके से कंप्लीट किया है, ठीक है? तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर है, यानी कि 1921 में हुआ था, ठीक है ना? यानी कि हजारीबाग में जो बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कब हुआ? 16वां अधिवेशन, याद रखिएगा। 16वां अधिवेशन जो हुआ था, वो कब हुआ था? 1921 में हुआ था, ठीक है ना? लेकिन चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं अच्छे तरीके से। देखिए 1921 में हजारीबाग में बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? जिसकी अध्यक्षता कौन किए थे? पहले इसको याद रखिएगा। श्रीमती सरला देवी ने इसका अध्यक्षता किया था। किसका? 16वां अधिवेशन का, ठीक है ना? और इस कॉन्फ्रेंशन की स्थापना जो है सर्वप्रथम 1906 में हुई थी। और कहाँ पे हुआ था? तो पटना कॉलेज में हुआ था। इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बीपीएससी हो गया, बिहार पुलिस हो गया, या फिर बिहार के बहुत सारी एग्ज़ामों में पूछते रहता है। ठीक है ना दोस्त? तो चलते हैं अब अगले प्रश्न पे। ठीक है ना? अगला प्रश्न क्या है? ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न जो है 186 नंबर सवाल है, ठीक है ना? बोल रहा है कि 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य भारत का सबसे बड़ा राज्य है, ठीक है ना? तो डॉट डॉट दिया, यानी कितने नंबर पे सबसे बड़ा राज्य है? ऑप्शन नंबर ए है दूसरे पे, या फिर ऑप्शन नंबर बी है तीसरे पे, या फिर ऑप्शन नंबर सी है चौथा पे, या फिर ऑप्शन नंबर डी है पाँचवां पे। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये पूछा है 2001 का, ठीक है ना? 2011 का तो आपको मालूम ही होगा, तो बिल्कुल नहीं घबराना है। 2011 का हो, ठीक है ना? या फिर 2001 का हो, समझिए कि सेम ही है, ठीक है? तो हमारा जो 2001 की जनगणना अनुसार बिहार राज्य की जो जनसंख्या सबसे बड़ा राज्य है, वो कितने नंबर पे है? तो बी, यानी कि तीसरे नंबर पे है। वो 2011 में भी तीसरे नंबर पे है, और 2001 में भी तीसरे नंबर पे ही है, ठीक है ना? पहला नंबर पे कौन सा है? तो पहला पे है यूपी, याद रखिए कौन सा है? पहला पे है यूपी, ठीक है ना? दूसरा पे कौन सा है? तो दूसरा पे कौन सा है? महाराष्ट्र है। कौन सा है? महाराष्ट्र है, ठीक है ना? यानी कि मुंबई, ठीक है? और तीसरा पे कौन-सा है? तो हमारा बिहार, ठीक है ना? तो 2011 में भी तीसरे नंबर पे थे, और 2001 में भी तीसरे ही नंबर पे था, ठीक है ना? लेकिन चलिए अब थोड़ा-सा और भी डिटेल्स में देख लेते हैं, ताकि आपको कहीं भी दिक्कत ना आए, ठीक है ना? बस वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा। देखिए, 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य जो है, भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है, तथा उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे है, और दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है। यानी कि बात करें क्रमशः, तो यही क्रम जो है 2011 की जनगणना में भी रहा है। समझ में आ गया ना? हमें पूरा उम्मीद है कि आपको हर एक क्वेश्चन बेहतरीन ढंग से समझ में आता होगा। ठीक है ना दोस्त? अब हम चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। अगला नंबर प्रश्न क्या है? 187 नंबर सवाल है। प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान से देखिएगा। बोल रहा है कि पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र में क्षेत्र का जो मुख्यालय है, ये आखिर कहाँ पर स्थित है? ठीक है ना? ये पूर्वी मध्य रेलवे का क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है पटना में, या फिर ऑप्शन नंबर बी है हाजीपुर में, या फिर ऑप्शन नंबर सी है मुजफ्फरपुर में, या फिर ऑप्शन नंबर डी है कटिहार दफ्तर में। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये तो आपको ज़रूर ही मालूम होगा कि ये क्वेश्चन जो है काफ़ी बार पूछा हुआ है, और बहुत सारे स्टूडेंट के जुबान पे रहता है, ठीक है ना? तो देखिए याद रखिएगा कि जो हाजीपुर जो है, हाजीपुर रेलवे, ठीक है ना? ये पूर्व मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, यानी कि हाजीपुर जो है पूर्व मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय है, ठीक है ना? लेकिन चलिए और भी इसको सॉल्यूशन, यानी कि विस्तार में देख लेते हैं। देखिए, ये जो हाजीपुर है, पूर्व मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय हाजीपुर, यानी कि बिहार में स्थित है, ठीक है ना? आज जिसकी स्थापना कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1 अक्टूबर 2002 में हुई थी। और इसके अंदर कौन-कौन सा डिवीज़न आते हैं? तो याद रखिएगा कि दानापुर, सोनपुर, समस्तीपुर और मुगलसराय जी डिवीज़न भी आते हैं। समझ में आ गया? कौन आते हैं? 4 आता है। दानापुर, सोनपुर, समस्तीपुर और मुगलसराय डिवीज़न आते हैं। तो ऐसे प्रश्न को इस तरीके से जब कांसेप्ट के तरीके से समझिएगा ना, तो कोई भी क्वेश्चन आप गलत करके नहीं आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना? अब हम चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। अगला जो प्रश्न है 188 नंबर सवाल है। ध्यान से देखिएगा, प्रश्न काफ़ी बेहतरीन है। बोल रहा है कि बिहार के जो उद्योगों का कमिश्नरी दफ्तर जो है, वो कहाँ पर स्थित है? ठीक है ना? ऑप्शन नंबर है पटना में है, या फिर ऑप्शन नंबर बी है
गया में है, या फिर ऑप्शन नंबर सी है हाजीपुर में है, या फिर ऑप्शन नंबर डी है मुजफ्फरपुर में है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बोल रहा है उद्योगों का कमिश्नरी दफ्तर, ठीक है ना? जहाँ पर जितने भी उद्योग है उसको सही ढंग से उसके कागज पत्र जो भी है निपटारा किया जाता है, उसी की ये बात कर रहे हैं, ठीक है ना? तो याद रखिएगा ये जो पटना है यानी कि बिहार की राजधानी पटना, यहीं पर जो है उद्योगों कमिश्नरी का दफ्तर कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। लेकिन चलिए इसका हम और भी बेहतरीन तरीके से सॉल्यूशन देख लेते हैं ताकि आपको कहीं भी दिक्कत ना होए, ठीक है ना? देखिए ये बिहार के उद्योगों कमिश्नर दफ्तर पटना में स्थित है, ठीक है ना? जो उद्योगों से ना संबंधित समस्याओं का निपटारा करती है, ठीक है ना? उद्योगों से जितनी भी समस्याएँ हैं ना, वो पटना दफ्तर में कमिटली कंप्लीट किया जाता है, ठीक है ना? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पटना, इसको आप ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है ना? ये क्वेश्चन पूछा हुआ सवाल है इसीलिए आपको कंप्लीट करवा दिए, ठीक है ना? अब हम चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे, ठीक है ना? ध्यान से समझिएगा। 189 नंबर सवाल है, बोल रहा है कि उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? ये उत्तर बिहार आखिर किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए है कृषि समृद्धि के लिए प्रसिद्ध है, या फिर ऑप्शन नंबर बी है भारी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, या फिर ऑप्शन नंबर सी है बाढ़ के लिए, या फिर ऑप्शन नंबर डी है ए और सी यानी कि कृषि के लिए या फिर बाढ़ के लिए। अब बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है ना? क्योंकि देखिए ये तो ज़रूर ही आपको मालूम होगा, तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आराम से इसका जवाब दीजिएगा, बिल्कुल नहीं घबराना है, ठीक है ना? हम आपको थ्योरी तो बताएँगे ही, सॉल्यूशन भी बताएँगे और मैप के माध्यम से समझाएँगे, ठीक है ना? तो इसको आप ज़रूर ध्यान से रखिएगा, ठीक है ना? तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ए और सी इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी पहले आप ये समझिए कि उत्तर बिहार में क्या-क्या चीज़ें हैं। देखिए, पहले आप बी मैप समझिए, ठीक है ना? देखिए ये बिहार है, ठीक है ना? ये क्या है? ये बिहार है। ये बिहार है, ठीक है ना? और बीच में से जो है गंगा नदी निकलती है, ठीक है ना? ये ऊपर वाला जो एरिया है ना दोस्त, ऊपर वाला थोड़ा-सा ऊपर वाला जो एरिया है, ये जो है उत्तर बिहार है। यानी कि इसको क्या बोलते हैं हम वहाँ पर? उत्तर बिहार बोलते हैं, ऊपर वाले एरिया को। कौन-सा बिहार? उत्तर बिहार। ये समझ गए तो फिर आपको कोई भी क्वेश्चन गलती नहीं होगा। इसको क्या बोलते हैं? उत्तर बिहार बोलते हैं, ठीक है ना? इसको उत्तर बिहार बोलते हैं और यहाँ पर है ना, यहीं से कोसी नदी निकलती है, कोसी नदी। और ये कोसी नदी आपको बाढ़ तबाही ला के दे देती है, ठीक है ना? पूरी की पूरी इधर का जल जमाव हो गया, बाढ़ से बहुत सारे घर तहस-नहस हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो है आपको बाढ़ की समस्या भी बनी रहती है, यानी कि हमारा सी भी सही होगा। और दूसरा कि उत्तर बिहार में पानी की तो कमी होती नहीं है क्योंकि ये सटा हुआ ऊपर जो वाला एरिया है, ये नेपाल वाला एरिया है, ठीक है ना? तो यहाँ पर जो है आपको काफ़ी ज़्यादा पानी की मात्रा होती है और जलवायु भी यहीं से गुज़रता है, ठीक है ना? तो यहाँ पर कृषि भी काफ़ी बढ़िया तरीके से होता है। तो हमारा जो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ए और सी यानी कृषि समृद्ध उत्तर बिहार है और बाढ़ भी उत्तरी बिहार में सबसे ज़्यादा आता है। समझ में आ गया ना? और दक्षिण बिहार में तो सूखापन रहता है, सूखापन। समझ सकते हैं ना ये कितना सोचने वाली बात है, ठीक है ना? अब हम चलते हैं इसका डिटेल्स में देख लेते हैं। मैप समझ में आ गया होगा कि उत्तर बिहार में कृषि भी होता है और बाढ़ भी आता है। क्यों? क्योंकि कोसी नदी जो उत्तर बिहार से ही निकलती है, तो काफ़ी ज़्यादा बाढ़ का सामना करना पड़ता है। ठीक है ना? अब हम चाहते हैं इसको डिटेल्स में देख लेते हैं ताकि और भी बेहतर तरीके से आपको समझ में आ जाए। ठीक है ना? देखिए, ये उत्तर बिहार बाढ़, विभीषिका तथा कृषि समृद्धि दोनों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है ना? कोसी नदी को बाढ़ के कारण बिहार का शोक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बिहार का शोक। बार-बार क्वेश्चन पूछता है कि बिहार का शोक किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। याद रखिए कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। बार-बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है ना? अब आगे बढ़ते हैं तो जो बिहार की लगभग 76% आबादी को प्रभावित करता है। सोच सकते हैं कि जब बाढ़ आता है उत्तर बिहार में ये वाले एरिया में, ठीक है ना? ये वाला एरिया में जो है बाढ़ आता है, ठीक है ना? तो यहाँ पर लगभग 76% कितना? 76% आबादी को प्रभावित करता है। इसीलिए ना कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। ठीक है ना? तो हमें पूरा उम्मीद है आपको सारा क्वेश्चन समझ में आता होगा और चलते हैं अब आज का जो है आखिरी प्रश्न देखते हैं जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है ना? आज का जो है 190 नंबर सवाल है। सवाल काफ़ी बेहतरीन है तो आपको ढंग से देखना है। ठीक है ना? बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन-सा जो शहर है वो राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि NH2 पर स्थित नहीं है। ठीक है ना? NH2 पर स्थित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए औरंगाबाद, ऑप्शन नंबर बी है मोहनिया, या फिर ऑप्शन नंबर सी है सासाराम, या फिर ऑप्शन नंबर डी है पटना। अब बताइए कि कौन सा जो शहर है ये नेशनल हाईवे 2 पर स्थित नहीं है। तो हमेशा याद रखिएगा ये जो पटना शहर है यानी कि ऑप्शन नंबर डी ये नेशनल हाईवे 2 पर स्थित नहीं है। लेकिन बात करें औरंगाबाद, मोहनिया, सासाराम ये तीनों के तीनों जो है NH2 पर स्थित है। ठीक है ना? तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी कि पटना जो है ये NH2 पे स्थित नहीं है। ठीक है ना?
तो इसको आप ज़रूर याद रखिए। लेकिन चलिए हम और भी एक्सप्लेनेशन बेहतरीन तरीके से देख लेते हैं, ताकि आपको कहीं भी दिक्कत ना हो। जो बिहार से होंगे, उनको तो ऑलरेडी ये चीज़ें मालूम होगा। देखिए, पटना शहर जो है, ये राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर स्थित नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है ना? यह राजमार्ग बरही, शेरघाटी, औरंगाबाद, डेहरी, सोन, मोहनिया एवं सासाराम से होकर गुजरता है, ठीक है ना? यानी कि एनएच 2 जो है, ये इन एरिया से होकर गुजरता है, लेकिन पटना पर ये स्थित नहीं है। समझ में गया ना? हमें पूरा विश्वास है कि आपको सारा क्वेश्चन ना बेहतरीन तरीके से समझ में आता होगा, ठीक है ना दोस्त? तो दोस्त आप आराम से पूरा प्लीज़ जाके देखिए, ठीक है ना? और कोई भी वीडियो माध्यम से कोई भी समस्या हो, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आराम से अपनी राय रखिए, आपकी सभी चीज़ों को सॉल्यूशन किए जाएँगे, ठीक है ना? चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। फिर से मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख़्याल रखिए और हाँ, पढ़ाई ज़ोरों-शोरों से ज़रूर करते रहिएगा। और चैनल को ना सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही नहीं भूलना है, ठीक है? मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, बाय।